हाँ जी तो बस। हाँ, सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका हाँ स्वागत, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आज 14 जनवरी हाँ जी बस। 2026 है और दिन है हाँ जी। बुधवार। बुधवार है हाँ तो जी। हमारा मेडिका और होम्योपैथिक मेडिसिन वाला चैप्टर डिस्कशन चलेगा, जिसमें हम एब्रोटेनम पढ़ हाँ रहे जी। हैं। और एब्रोटेनम के आज हम रिपोर्टरी में जो हमारे जहां जहां वो सिंगल है रूब्रिक में, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा माइंड का पार्ट हो गया था इसमें, जहां माइंड में सिंगल में जहां जहां थी हमने कर लिए थे मोटा मोटा। अब हेड पे हम बात करते हैं कि हेड हेड वाले चैप्टर में सिंगल कहाँ कहाँ है। तो हेड का पहला है मेरे इसमें कंप्लीट डायनेमिक में कि कोल्डनेस, चिलीनेस, ब्रेन, कॉन्वुलेशंस, क्रीपिंग अलोंग। जो अमित शर्मा भाई कह रहे थे ना, कुछ ऐसे लगता है कॉन्वुलेशंस का मतलब थोड़ा उद्भेद या उभार टाइप का कुछ होता है। हालांकि और अगर इसका कुछ निकलता है तो आप कोई बता सकता है। कोल्डनेस, चिलीनेस, ब्रेन कॉन्वोल्यूशंस, क्रीपिंग अलोंग। दीपशिखा, इस पे थोड़ा, हाँ, हाँ थोड़ा इसको क्लियर करो, इसका और क्या बस भाव आ रहा है, और कोई भाई। बस बस दिख रहा है इसमें। कॉन्वोल्यूशन का मतलब इसमें क्लियर नहीं आ रहा, हिंदी में ठीक नहीं आ रहा। कॉन्वोल्यूशन का मीनिंग देखो जरा, जी बस बस देख रहे हैं। तब निकल के आएगा ये असली। कोल्डनेस, चिलीनेस, ब्रेन, या तो ये जो ब्रेन के जो उभार हैं, गायरी एंड सल्काई, हम्म। उनका कुछ भाव यहाँ लग रहा है, क्योंकि ब्रेन का है ना। क्रीपिंग जी। अलोंग, हम्म, कॉन्वोल्यूशन, और कोई भी बॉस दे। इस बॉस हाँ भैया। इसमें हाँ बॉस, ये क्या कहते हैं, दो दे रखे हैं वही, कॉइल और ट्विस्ट। जो उसमें कॉइलिंग और ट्विस्टिंग होती है ना, गायरी एंड प्रोसेस सल्काई। एडोम्ड एंड, हाँ जी, ये वही है वो उभार मैंने उन्हीं को बोला था ना, गायरी उठे हुए और सल्काई दबे हुए। तो इसमें एक कन्वोल्यूशन को दे रखा, अ थिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, और अ कॉइल और ट्विस्ट, यानी हाँ कि कॉइलिंग है या ट्विस्टिंग हाँ, ब्रेन है में ना। जो है। हम्म। तो हाँ हाँ जी, तो इसमें हमारे को समझना ये होगा कि पेशेंट किस तरह से बता सकता है, क्योंकि हाँ रिपर्टरी जो है वो पेशेंट की लैंग्वेज है। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मरीज बिल्कुल स्पेशली बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है दिमाग के जो उभार से हैं इनमें कहीं ठंड सी घुस रही है, इनमें से ही ठंड सी चल रही है। सिर में ना ठंडी ठंडी लहर सी उठ रही है सिर में। हाँ लहरें, हाँ जी। हाँ, हाँ लहर सी का मतलब ही हाँ। कॉन्वोल्यूशंस के थ्रू वो है क्रीपिंग। लहर जो है हाँ जी। कभी एक एक समान नहीं हो सकती। लहर जो है वो वेवी होती है, और जब लहर वेवी होती है तो ये कॉन्वोल्यूशंस के थ्रू क्रीपिंग सेंसेशन को ही लहर बोलेगा। लहर सी, ठंड हाँ की जी। लहर सी चल रही है सिर में, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अमित शर्मा भाई, आप बिल्कुल सही फील दे रहे हाँ हैं। और नेक्स्ट है इसका पेन, हेडेक, सॉर, ब्रूज्ड स्कैल्प, एक्सटर्नल लेफ्ट। हेडेक है सॉर ब्रूज्ड स्कैल्प में और एक्सटर्नली लेफ्ट में। और लेफ्ट ब्रेन को लेकर के इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टायर्ड फीलिंग ब्रेन लेफ्ट भी तीसरा इससे नेक्स्ट वाला पड़ेगा। अच्छा, लेफ्ट ब्रेन होता है राइट साइडेड, बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अभी इसकी परफॉर्म उसको लेकर के शायद जैसे इसे ये कुछ कर नहीं पाता, परफॉर्मेंस भी इसके कंप्रोमाइज रहती है प्रैक्टिकल वाली, जो भाव सर मुझे मिल रहा है। तो इसमें है इस एक्सटर्नल लेफ्ट स्कैल्प पे सॉर ब्रूज्ड पेन होगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग सेंसेशन फोरहेड वेन्स, जो पीछे पड़ के आए थे। किसी की आवाज आ रही है खटपट की, इसको थोड़ा देखो। तो स्वेलिंग सेंसेशन फोरहेड पर, वेन वेन का खास करके। एब्रोटेनम अकेली है इसमें भी। इसमें भी कुछ कंजेशन का ही हिसाब होगा अमित शर्मा, अगर ये वेन हाँ जी बस। उभर के आ रही है। टायर्ड फीलिंग ब्रेन लेफ्ट, लेफ्ट ब्रेन में
टायर्ड फीलिंग रहेगी। जितने भी हमारा मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड है, कैलकुलेशन का एप्टीट्यूड है, पढ़ना लिखना समझना, ये सारा राइट ब्रेन का ज्यादा पार्ट है, सॉरी राइट साइडेड बंदे का। और राइट साइडेड बंदा होता है लेफ्ट ब्रेन का डोमिनेंस वाला, और इसका लेफ्ट ब्रेन चूंकि जल्दी थक जाता है तो इसका जो कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट और ये वो सब उधर को थोड़ा सा झुकाव मिल रहा है। वीकनेस टॉकिंग फ्रॉम, बात करने से थक जाता है ये एब्रोटेनम। वीकनेस ब्रेन लेफ्ट, फिर से आया, लेफ्ट ब्रेन की वीकनेस मिलेगी, और ये वीकनेस लेफ्ट ब्रेन की हम इसके मैनिफेस्टेशन में देखेंगे ज्यादातर बजाय शब्दों के, है ना दीपशिका? जी बॉस। हाँ, नेक्स्ट है इसका नोज। नोज में सिंगल पड़ी है, एपिस्टैक्सिस, हेमरेज, डायरिया फ्रॉम सप्रेस। देखो जब कल आपने डाले थे बहुत सारे, उनमें अलग अलग ऑर्गन में डायरिया के सप्रेशन का इफेक्ट आ रहा था, तो इधर नोज पे आया एपिस्टैक्सिस। अगर डायरिया के सप्रेशन के बाद किसी को नक्सीर आने लगे, एपिस्टैक्सिस होने लगे, तो एब्रोटेनम यहां पर अकेली है। फेस में कह रहे हैं ब्लूइश इरप्शंस फ्रॉम, फेस ब्लूइश फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। इरप्शन सप्रेस होने से फेस जो है थोड़ा ब्लूइश टेंट आ गया उसका चेहरे पे। इरप्शन कोमेडॉन्स एमेशिएशन विद, इंसान दुबला पतला अगर आपके पास आ रहा है एमेशिएटेड, और उसको साथ में चेहरे पर कोमेडॉन्स हो, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, कोमेडॉन्स कहते हैं ना, बिल्कुल दुबले पतले लोग आते हैं उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने रहते हैं, ये भी एब्रोटेनम है। और ये क्लार्क साहब ने और नेयर साहब ने दी है। यहाँ बीच में किसी का कोई पॉइंट आता है तो वो बोल सकता है भाई। स्टमक पार्ट में है डायरिया, स्टमक में है डायरिया सप्रेस्ड आफ्टर, यानी कि डायरिया के सप्रेशन के बाद स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए। पेन, स्टमक पेन, अल्सरेटिव नाइट। एब्रोटेनम के दर्द जनरली रात को ही ज्यादा होते हैं, रात को ज्यादा होने वाले दर्द सिफिलिटिक होते हैं, तो इसमें स्टमक अल्सरेटिव पेन होगा रात में। कई बार मिलता है कि बच्चा रात को बहुत ज्यादा चीखता है, दिन में खुश रहता है, रातों को इसके दर्द होता है। जी। मिलती है ऐसी जानकारियां। स्टमक वॉमिटिंग, ऑफेंसिव ऑर्डर फ्लूइड, ऑफेंसिव जो इसका वॉमिटस है उसमें बहुत ऑफेंसिव ऑर्डर आती है। इसका पाइलोरिक इंस्पेक्टर पर बहुत ज्यादा काम है, आगे कहीं आएगा या मैं पढ़ रहा था शायद कहीं, वहां कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब वहां से वो आगे को जाएगा ही नहीं तो वो खाना फर्मेंटेड होएगा उसमें ही, और जब वॉमिटिंग करेगा तो बदबूदार तो आना ही है। ये रूब्रिक भी है, स्टमक कॉन्स्ट्रिक्शन, पाइलोरस ऑफ और कंजेनिटल, उसमें सिंगल में है ये। हाँ, तो शायद वहीं से ही मुझे भाव इसका मिला होगा कि इसका जो वोमिटस ऑफेंसिव है दीपशिका, उसका कोई तो कारण है ही। स्टमक में कह रहे हैं फिर वाटर हैंगिंग इन एज इफ स्टमक, स्टमक लगता है जैसे कि पानी के बीच में कोई तैर रहा हो या हैंग कर रहा हो, ऐसी सेंसेशन अगर कोई बता सकता है कि कैसे फील करेगा। वाटर हैंगिंग इन एज इफ स्टमक, मुझे तो कल थोड़ा सा एक भाव इसका यही आया था कि जब हम कभी पानी में तैरते हैं तो एक उत्प्लावन बल सा लगता है ना, लेकिन वो इतना सटीक बैठ नहीं रहा। हाँ भैया, इसी तरह से फील होता है कि जैसे पेट ऐसा लगता है बड़ा ढीला कि पानी में कुछ तैर रहा हो, ये पेट में पानी भर रहा है, फील हो रहा है उसको, पेट में नहीं, पेट पानी में तैर रहा हो। अच्छा, ये लेकिन शब्द, हाँ शब्द कैसे आएंगे, कोई लेमन लैंग्वेज में बता सकता है? देखिए सिंथेसिस में ये दिया हुआ है ऐसे कि स्टमक हैंगिंग डाउन, रिलैक्स्ड, हाँ हैंगिंग डाउन, पेट लटक गया है, लूज हो गया, मतलब ढीला ढीला कहता है वो। हाँ ढीला ढीला, हाँ तो ये वही पानी में पेट तैर रहा है, इससे जो यहाँ से ये समझ में आ रहा है।
चलो, हैंगिंग डाउन सेंसेशन ऑफ हैंगिंग डाउन सेंसेशन तो है ही अलग, लेकिन हाँ बात आई है कि जैसे कोई चीज पानी में तैरती है तो उसके ऊपर हल्का से उत्प्लावन बल लगता है, जी 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 ऐसी बाय फोर्स। हाँ, ऐसी क्या क्या फीलिंग होएगी। चलो, एब्डोमेन में कह रहे हैं डिस्चार्ज एम्बलाइकस एमेशिएशन विद, दुबला पतला बिल्कुल सूखा बच्चा। रोजर मॉरिसन साहब ने दिया ये रूब्रिक इसमें कि एम्बलाइकस से डिस्चार्ज जा रहा होता है और साथ में एमेशिएटेड बॉडी हो। नेक्स्ट है ड्रॉपसी एसाइट्स ट्यूबरक्लोसिस इन। एसाइटिस देखो, इसमें ट्यूबरकुलोस पेरिटोनियम की थी या पेरिटोनाइटिस, तो इसमें ड्रॉपसी एसाइटिस ट्यूबरकुलोसिस इन ज्यादा मार्क हुई, क्योंकि कोई भी पेरिटोनियल कवरिंग का इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें एसाइटिस के चांस ज्यादा बनते हैं एकदम। तो ड्रॉपसी एसाइटिस ट्यूबरकुलोसिस इन। नेक्स्ट है एब्डोमेन का इरेप्शन एम्बलाइकल रीजन न्यूबॉर्न्स इन। न्यूबॉर्न बच्चों में एम्बलाइकल रीजन में इरेप्शन आ जाते हैं एब्रोटेनम के, और वहीं उन्हीं की एम्बलाइकस से डिस्चार्ज आता है। तो इसका कहीं ना कहीं मदर से रिलेशन भी गड़बड़ा रहा होगा दीपशिका, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बस। एम्बलाइकल कनेक्शन को मदर से कनेक्शन माना जाता है। मदर, हाँ हाँ जी हाँ जी जी। बस, हाँ तो बिल्कुल, ब्लड आ रहा है तो बिल्कुल ब्लडी यही है। रिलेशन हो रहा है मदर से कुछ, हाँ जी, दाने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ। देखो, बच्चा ना कुरवल आया है, बच्चा इनह्यूमन आया है, बच्चा इरिटेबल आया है, तो जाहिर सी बात है इसके मदर के और इसके अपने रिलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मदर की अच्छी फील लेके नहीं आया ये। क्या नेक्स्ट है एब्डोमेन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स आफ्टर। वो जो कॉलिक आफ्टर था ना, हाँ कि जी कॉन्ट्रैक्शन इन लेग, कॉलिक आफ्टर, तो यही एब्डोमिनल पेन हो और इसके बाद लिम्स में कॉन्ट्रैक्शन हो। ये बहुत ही PQRS होते हैं मेडिसिन के, और बिल्कुल इसको देके देखा जा सकता है। डॉक्टर अभिषेक या डॉक्टर धीरेन्द्र सर जो बात कर रहे थे, अगर ऐसा सीधे सीधे कोई कनेक्शन मिलता है तो सीधे प्रेस्क्रिप्शन बनता है देना। ये बिल्कुल पैरेलल है प्रैक्टिस में, हम जरूर इसका वो करते हैं, स्टेप उठाते हैं, लेकिन अगर हम इसके बाद फिर हम तैयार रहते हैं कि यही आगे बढ़ गई है या कोई दूसरी दवाई निकल के आ रही है टोटलिटी में, है ना दीपशिका। जी बॉस। नेक्स्ट है एब्डोमेन ट्यूबरकुलस डायाफ्राम। देखो, ट्यूबरकुलस पेरिटोनियम में भी था और ट्यूबरकुलस डायाफ्राम इंटेस्टाइन का नहीं आया, जबकि कहीं डायाफ्राम आ रहा है, कहीं पेरिटोनियम आ रहा है, लेकिन हो सकता है उसमें भी, लेकिन मोटा मोटा इसमें जो आए दो बार भाव, एक पेरिटोनियम का आया, एक डायाफ्राम की ट्यूबरकुलोसिस का आया। नेक्स्ट है एब्डोमेन का रिलेटेड सिंगल में ट्विचिंग जर्किंग इंग्वाइनल रीजन एक्सटेंडिंग टू बैक। इंग्वाइनल रीजन में ट्विचिंग जर्किंग होगी जो पीछे बैक की तरफ जाती है, एक्सटेंशन उसका। इसमें भी एब्रोटेनम है अकेली। नेक्स्ट रेक्टम चैप्टर शुरू होता है। रेक्टम में हेमराइड है बेटा, बोलिए। एक इसमें और है कि एब्डोमेन हार्ड लंप सेंसेशन वाला जो है। हाँ, और कई जगह एब्डोमेन में हार्ड लंप इन डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट साइड। पीछे था शायद, इसमें पाठक साहब में पढ़ के आए थे अभी कल, तो वो भी हार्डनेस है जगह 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 जगह। तो ये कुछ इशारा ट्यूबरकुलोसिस की तरफ ही लग रहा है मुझे, पेरिटोनियम की। तो रेक्टम में है हेमराइजिंग ब्लीडिंग अल्टरनेटिंग विद पेन रूमेटिक। देखो, है ना, रूमे बोले तो
रूमेटिज्म सप्रेस्ड हेमरेज आफ्टर वाला है ये। हेमरेज की हिस्ट्री हो, हेमरेज की हिस्ट्री हो, ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, वो ठीक हो गई, अल्टरनेशन में रूमेटिक आ गया पेन, रूमेटिक पेन सही हो गया तो फिर हेमरेज आ गई। सीधा इशारा एब्रोटेनम की तरफ है, नेयर साहब कह रहे हैं। अगर इस तरह का अल्टरनेटिंग सिम्टम मिल जाए तो इसको सीधे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं साहब। जी। उसके बाद क्या होगा, या तो केस को आगे लेके बढ़ेगी या फिर केस को खोल देगी अगली दवाई के लिए। हाँ जी। नेक्स्ट है हेमराइड, रेक्टम में हेमराइड, हेमरेजिंग ब्लीडिंग एज सून एज द रूमेटिज्म इज बेटर। पहले वाले का ही दूसरा पार्ट है ये, कि जैसे हेमरेज ठीक हुई तो रूमेटिज्म आ गया, रूमेटिज्म बेटर हुआ तो हेमरेज या ब्लीडिंग शुरू हो गई रेक्टम से। अल्टरनेटिंग वाला है ये दूसरा भी। यूरिन, फिर आता है यूरिन में, यूरिन ब्लडी डायरिया फ्रॉम सप्रेस। देखो फिर डायरिया के सप्रेशन का आया, ब्लैडर पे दीपशिखा, रेक्टम पे भी आया था पीछे, स्टमक पे भी आया था शायद, और अब इस पे अगर ब्लडी यूरिन आने लगे दस्त बंद होने के बाद, डायरिया बंद होने के बाद, तो सीधे सप्रेशन है एब्रोटेनम का। बिल्कुल। मेल चैप्टर में कह रहे हैं हाइड्रोसील बॉयज इन एपिस्टैक्सिस इन। हाइड्रोसील बच्चों में है, साथ में एपिस्टैक्सिस भी हो रही हो लड़कों में, नक्सीर भी छुटती है साहब, और इसको जो है हाइड्रोसील भी है। सीधे क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये, क्लिनिकल डायग्नोसिस में एब्रोटेनम की तरफ जाएगा तुरंत इशारा। नेक्स्ट है मेल में पेन टेस्टिस बैक एंड टेस्टिस एंड बैक। टेस्टिस में भी पेन है और बैक में भी पेन है, ये कुछ उस तरफ है जो लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन का पेन बैक में जा रहा था, उससे मिलता जुलता है ये। नेक्स्ट है फीमेल चैप्टर। फीमेल में कह रहे हैं जहां सिंगल पड़ी है ये, 2 रूब्रिक है केवल इसमें, तो इन फीमेल इन्फ्लेमेशन ओवरीज, ओवराइटिस, मम्स, पैरोटाइटिस आफ्टर। अगर किसी की पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो और वो सीधे इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी में चला जाए तो एब्रोटेनम है। हालांकि उसमें अगर थोड़ा ज्यादा मेडिसिन वाले रूब्रिक में देखेंगे तो पल्सेटिला वगैरह भी हैं और कई भी हैं, तो उसमें भी देख लेना। लेकिन इन्फ्लेमेशन ओवरीज का मम्स या पैरोटाइटिस के बाद अगर आ जाए तो एब्रोटेनम का मेटास्टेसिस है वहां। जी। फीमेल में फिर कह रहे हैं ट्विचिंग ओवरीज एक्सटेंडिंग टू बैक, फिर वही आया तीसरा पार्ट, वो इंग्वाइनल रीजन का पेन बैक में जा रहा है, क्योंकि ओवरी इंग्वाइनल रीजन में की साइड में ही है, लेफ्ट या जहां भी। तो ओवरीज का, टेस्टिस का पेन अगर बैक में जा रहा है तो एब्रोटेनम की तरफ इशारा है। बोगर साहब ने, क्लार्क साहब ने और नेयर साहब ने दिया ये वाला तो, और टेस्टिस वाला कैंट साहब ने दिया था। लैरिंग्स एंड ट्रैकिया चैप्टर में बात करें तो कह रहे हैं पेन रॉ एयर कोल्ड एग्रावेट। रॉ पेन है, कोल्ड एयर से एग्रावेशन है लैरिंग्स का। स्पीच एंड वॉइस में भी दे रखी है सिंगल एक जगह, हॉर्सनेस अल्टरनेटिंग विद गाउट। क्या खूबसूरत अल्टरनेटिंग सिम्टम है इसका। गाउट का, गाउट सही हुई तो गले की हॉर्सनेस आ गई, गले की हॉर्सनेस ठीक हुई तो गाउट में चली गई। डायरिया अकेला नहीं है अल्टरनेशन में, हेमरेज अकेली ही नहीं है, गाउट का अल्टरनेशन लैरिंग्स से या हॉर्सनेस ऑफ स्पीच एंड वॉइस से भी है इसका। कैंट साहब दे रहे हैं इसको। इसको अक्सर बोलेगा मरीज आके, डॉक्टर साहब गला खराब होता है तो जोड़ सही, मतलब दर्द ठीक रहते हैं, दर्द जब गला ठीक होता है तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। गले का और जॉइंट्स का रिलेशन होगा अल्टरनेशन में इसका। कफ चैप्टर में कह रहे हैं सिंगल में है ड्राई कफ डायरिया आफ्टर। फिर देखो डायरिया के सप्रेशन का कफ में आया, डायरिया सप्रेस होने के बाद खांसी,
सब पेट तो सही हो गया लेकिन खांसी हो गई बच्चे को या किसी पेशेंट को। चेस्ट चैप्टर में कह रहे हैं ऑपरेशंस आफ्टर हाइड्रोथोरेक्स एम्पाइमा 4, वो जो था ना प्लूरेसी में एकोनाइटल ब्रायनिया के बाद इसका रोल आता है, वो है ये। हाइड्रोथोरेक्स हो गया हो, एम्पाइमा हो गया हो, चेस्ट की कोई भी लंग्स की पैथोलॉजी हुई हो और वो रिकवर होने के बाद भी छाती में दबाव दबाव सा बना हुआ है, छाती खुली नहीं है, फेफड़े प्रॉपरली अपने फंक्शन में नहीं लौटे वापस, तो एब्रोटेनम बनती है उधर। चेस्ट में फिर कह रहे हैं चेस्ट पेन अल्टरनेटिंग विद रूमेटिज्म। लो जी, गाउट आया था हॉर्सनेस में अल्टरनेट होकर के, और रूमेटिज्म का या गाउट का ही अल्टरनेशन फिर चेस्ट में भी आ गया दीपशिका जी। जोड़ों का दर्द सही हुआ तो चेस्ट की प्रॉब्लम, और चेस्ट का हुआ तो रूमेटिज्म। ठीक, चेस्ट में ही है। नेक्स्ट, चेस्ट प्रेसिंग ऑपरेशंस आफ्टर चेस्ट पेन ऑपरेशंस आफ्टर। ऑपरेशन का मतलब यहाँ कोई भी प्रोसेस चला हो अंदर, निमोनिया, कोई भी ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ सर्जिकल नहीं लग रहा मुझे, ऑपरेशन का मतलब यहाँ लग रहा है कि कोई भी उसमें मसला हुआ हो उसके बाद। बहुत दबाव दबाव हाँ, करना, ये है दबाव के बाद की। किसके? ऑपरेशन प्रेसिंग तो हो गया दबाव चेस्ट में। हाँ, ये और ऑपरेशंस का मतलब है चाहे निमोनिया हो क्या हटा हो, ये ऑपरेशन सर्जिकल वो नहीं लग रहा मुझे प्रोसीजर। न सर्जिकल तो है नहीं। हाँ, तो जैसे अभी साहब इसको कोरोना हुआ था, उसके बाद दबाव रहा बना हुआ है। इसको प्लूरेसी लंग इन्फेक्शन हुआ था साहब, इसको निमोनिया हुआ था, उसके बाद इसका दबाव सा नहीं गया छाती का, तो ये निमोनिया, कोरोना, ये ऑपरेशंस हैं। कोई भी मसला, कोई भी प्रोसेस छाती का होके निकला हो, भले चाहे खांसी ही क्यों ना हो, तब खांसी तो ठीक हो गई लेकिन छाती का दबाव नहीं गया, तब वो था पेरिकार्डियम में फ्यूजन था, वो तो ठीक हो गया लेकिन दबाव नहीं गया। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है छाती को लेकर के, इसका अफेक्शन है ना बेटा? Operation refers to systemic prolonged unjust power dynamics that create stress, limit resources and harm individuals mental and physical health। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि लंग का अफेक्शन, वो वही है कि जिसके बाद फिर लंग जैसे फुल फंक्शन में ना हो, हाँ, कुछ अफेक्टेड हो गया है। हाँ, किसी अफेक्शन के बाद, जी। हाँ, तो ये ऑपरेशन वहां लेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर आता है हार्ट एंड सर्कुलेशन। हार्ट एंड सर्कुलेशन में कह रहे वीकनेस, हार्ट डायरिया सप्रेस आफ्टर। डायरिया के सप्रेशन के बाद हार्ट वीकनेस में जा रहा है, डायरिया सप्रेशन के बाद खांसी आ रही है, डायरिया सप्रेशन के बाद देखो है ना, इसलिए इसको मेटास्टेसिस में लिया है, यूरिन ब्लडी हो रहा है, तो इसलिए इसको जनरलाइज लेवल पे देखा कि डायरिया सेपरेशन के बाद शरीर, बल्कि डिलीरियम डायरिया सेपरेशन आफ्टर भी आना चाहिए इसको तो, क्योंकि ये डिलीरियम जैसी बात है, जब पूरे ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर लेती है कोई भी प्रक्रिया, वो डिलीरियस हो जाती है कई बार, है ना? जी 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 जी। तो हार्ट एंड सर्कुलेशन में वीकनेस, हार्ट डायरिया सेपरेशन आफ्टर में एब्रोटेनम है। नेक्स्ट है बैक। बैक में कह रहे हैं इन्फ्लामेशन सडन स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर सप्रेशन ऑफ एनी डिजीज। एनी डिजीज कहा है, डायरिया नहीं। गजब, कोई भी डिजीज का सप्रेशन अगर हो रहा है और सीधे इन्फ्लामेशन चला जाए स्पाइनल कॉर्ड में, एब्रोटेनम है। और भाई ने फेरिंगटन साहब और विथोलकर साहब ने बताया कोई भी डिजीज का सप्रेशन, अब कोई भी डिजीज का सप्रेशन बोले तो चाहे वो गाउट का सप्रेशन हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सप्रेशन हो, चाहे कोई स्किन का सप्रेशन हो, है ना दीपशिखा?
बॉस क्या ये पेशेंट ऐसे बोलेगा कि मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ चाहे किसी भी रीजन से तो मेरे बैक में या मेरे स्पाइनल कॉलम में इसमें पेन या दिक्कत होती है? हाँ, बिल्कुल ऐसे मिलेगा आपको कि साहब बुखार बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन कमर कमर में दर्द रहता है, ऊपर रीढ़ की हड्डी में, ऐसे मेरे मेरे पास पास है बेटा। बॉस मेरे पास एक पेशेंट है ना, वो यही कहते हैं कि बीमार पड़ना इसका मतलब है कि मेरा बैक पेन होना और नेक से लेके पूरा वो अफेक्ट होना ये। हाँ, बैक पेन भी बोल सकता है वो। फिर आप उसको ज्यादा डिफरेंशिएट करोगे जाके तो देखोगे स्पाइनल कोड या स्पाइनल हाँ कॉलम में होता है। वो तो कहेगा साहब कमर में दर्द हो रहा है, उसके लिए तो कमर है। चाहे वो हाँ जी नेक हाँ रीजन हो, चाहे डोर्सल रीजन हो, लंबर रीजन हो, चाहे लंबोसैक्रल हो, वो तो हाँ कहेगा जी हाँ साहब कमर में दर्द हो रहा है। लेकिन जब आप उसको और ज्यादा बारीकी में जाओगे तो आप ये पाओगे कि स्पाइनल कोड के थ्रू जी। उसके स्पाइनल कोड के साथ साथ पेन मिलेगा उस। बिल्कुल। और देखो कोई भी डिजीज का सपरेशन है, बात ये है। वही ये तो वही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कोई बहुत भी बढ़िया। डिजीज बहुत मतलब बड़ी बात है ये एब्रोटेनम के लिए। हाँ जी हाँ जी। अभी एक केस है मेरी नॉलेज में दीपशिखा, मैं हम्म मेरी नजर है जब से मैंने ये रूब्रिक पढ़ा, हम्म ट्रीटमेंट दिया गया, 2 महीने हम्म। बाद उसको पोर्ट स्पाइन आ गया। ओके। अब वो मैं उसको एक्सटरलाइजेशन समझूं या उसको डिजीज सपरेशन समझूं कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट किया गया और सीधे हम्म फिर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गई, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व हो गया, वहां पोर्ट स्पाइन हो गई। हम्म जबकि पेशेंट जब गया तो वो पोर्ट स्पाइन का केस नहीं था। नहीं था। हम्म उसको 2 महीने 3 महीने बाद उधर एब्सिस बन गया। हम्म तो अब इस पे मेरा जरूर ध्यान चल रहा है, ओनली फॉर नॉलेज, हम्म कि मैं इसे इन्फ्लेमेशन सडन स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम समझूं आफ्टर हम्म सप्रेशन ऑफ एनी डिजीज, या उसको मैं एक्सटरलाइजेशन समझूं। एक्सटरलाइजेशन हम्म तो है ही नहीं क्योंकि पीच डीप डिस्ट्रक्शन में गया केस। तो जी 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 यहाँ यहाँ ये एब्रोटेनम का इशारा मिल रहा है कि जी। इन्फ्लेमेशन सडन स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर सप्रेशन ऑफ एनी डिजीज, चाहे वो आंख की लेके गया हो, नजला जुकाम को लेके गया हो, पेट को लेके गया हो, कुछ भी लेके गया, हाँ जी बॉस। आपकी मेडिसिन के बाद महीने 2 महीने बाद यदि उसको स्पाइनल कॉर्ड में या वर्टिब्रल कॉलम में कोई दिक्कत आई है तो ये सप्रेशन का नतीजा है। हम्म। जो भाव आ रहा है, जो भाव आ रहा है। बस बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे हम लोग थियरी ऑफ सप्रेशन भी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें भी यही था कि हाँ हो सकता है उससे पहले दूसरे हायर ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो, सेम लेयर में भी हो। अगर हो रहा है तो मतलब मियाज में भी उस हिसाब से उसमें रिवर्सल भी होना चेंज। चाहिए। एक तो डीप हाँ लेयर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए और फिर रिवर्सल होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उस नजरिए से ये रूब्रिक बिल्कुल क्लियर कट कुछ दिशा दे रहा है बातों को, नॉलेज के लिए। जी। नेक्स्ट कह रहे हैं बैक पेन सडन पैरोक्सिस्मल मोशन एबलरेट। बैक पेन सडन पैरोक्सिस्मल, अचानक कहते हैं ना एकदम उठता है साहब, हूल सी उठ जाती है कमर, उसमें कमर में, लेकिन थोड़ा चल लेता हूं तो आराम आ जाता है। पैरोक्सिस्मल पेन है और मोशन से एबलरेट है। देखो मजे की बात। हम्म नेक्स्ट है बैक वीकनेस ओवेरियन कंप्लेंट इन। हम्म ओवेरियन कंप्लेंट हो और बैक वीक हो, ये बैक वीकनेस का मतलब यहाँ नीचे वाले पार्ट से ही है। हम्म एब्रोटेनम बोगर साहब का है। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सट्रीमिटीज। हम्म एक्सट्रीमिटीज में कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन कॉलिक आफ्टर, जो 2 बार पहले ऊपर पढ़ चुके हम। पेट के दर्द के बाद लेग्स में, लोअर लिम्ब्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, स्पाजम आ जाए, हम्म तो स्पाजम या कॉन्ट्रैक्शन कॉलिक आफ्टर बहुत अच्छे से हम्म, कवर कर रही है। क्रैम्प्स जी। कॉलिक आफ्टर, एक्सट्रीमिटीज क्रैम्प्स कॉलिक आफ्टर। हम्म अच्छा, इसको हम पता है कई बार क्या समझते हैं, कहते हैं नीचे कोलिक में जैसे डायरिया वायरिया के साथ पेट में भी दर्द है, वो ठीक हो गया, फिर क्रैम्प्स आ गया, तो हम कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो गया।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसकी जो काफ मसल में जो क्रैम्प है, इसमें डिहाइड्रेशन हो गया, इसको वो दे दो इलेक्ट्रोल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये भाई क्रैम्प एब्रोटेनम का भी आ सकता है, कोलिकाप्टर, डायरियाप्टर, ऐसे। एक्सट्रीमिटीज में फिर कह रहे हैं डिस्टेंशन अपर लिम्स ब्लड वेसल्स, ऑर्गाज्म ऑफ ब्लड ड्यूरिंग। डिस्टेंशन अपर लिम्स ब्लड वेसल्स, ऑर्गाज्म ऑफ ब्लड ड्यूरिंग। ऑर्गाज्म ऑफ ब्लड का मतलब खून का एक तरफ को ज्यादा दौर होना, बहाव होना। जैसे वो फोरहेड की वेन डायलेट हो रही है ना, वो उसी तरह का ये डिस्टेंशन अपर लिम्स या फोरहेड ब्लड वेसल्स की। ऑर्गाज्म ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एब्रोटेनम। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज का ही रूब्रिक है लेमनेस अपर लिम्स वॉकिंग ऑन। जब चलता है, सॉरी वेकिंग, वेकिंग ऑन, जब जगता है तो अपर लिम्स में लेमनेस रहती है। कई लोग बोलते हैं आके कि साहब जब जगते हैं तो हमारे हाथ नहीं उठते, थकान सी रहती है ऊपर वाले पार्ट। किसी का कोई पॉइंट आ रहा हो तो बीच में रख देना भाई। नेक्स्ट रूब्रिक है लेमनेस अपर आर्म्स राइडिंग वाइल। राइडिंग वाइल, राइडिंग के बाद अपर लिम्स में ऐसा लग रहा है जैसे रेस्ट के दौरान बढ़ रहा हो, जैसे राइडिंग कर रहे हैं। राइडिंग बोले तो ये कार ड्राइविंग है या राइडिंग है? राइडिंग तो घोड़े पे होती है, हॉर्स राइडिंग। हाँ, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग है, मोटरसाइकिल। हाँ हाँ मित बोलिए भाई। हॉर्स, बस सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्स राइडिंग में आपके पैर में दर्द होना चाहिए, थाइज में, और उधर दर्द होना चाहिए, और उसको हो रहा हाथों में। हाँ, या फिर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हो कोई बंदा, उसको है ना, कहीं भी कार होता है वैसे राइडिंग उस टाइम पर, या राइडिंग का मतलब तो दिखता है हॉर्स राइडिंग से ही लगाते थे। कैरियज राइडिंग लिख देते हैं, वो फिर घोड़ा गाड़ी अलग राइडिंग पर लिख देते हैं। हाँ, राइडिंग का रिलेशन घोड़े से ज्यादा है। घोड़े, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट है लेमनेस ऑफ हैंड्स 10 AM, 10 बजे सुबह को लेमनेस हैंड्स में होना, विशेष रिलेशन है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज का नोडोसाइट्स आर्थराइटिक गाउटी अल्टरनेटिंग विद हेमराइड। वही आ गया ना, रूमेटिज्म अल्टरनेट विद पाइल्स हेमराइड। नोडोसाइट्स आर्थराइटिक गाउटी और हेमराइड्स के साथ अल्टरनेशन हो। जब हेमराइड्स आती है तो नोडोसाइट्स खत्म हो जाती हैं जोड़ों के आसपास, और जब हेमराइड्स ठीक होती हैं तो नोडोसाइट्स आर्थराइटिक गाउटी आ जाती हैं। बड़े पैमाने पे हम समझेंगे, बड़ी अच्छी बात मलिक सर के माध्यम से हमें मिलती है, किसी भी पैथोलॉजी को पर्टिकुलर ना रह के जनरलाइज कर लो। अब जैसे रूमेटिज्म है, आर्थराइटिक पेन है, नोडोसाइट्स हैं, गॉटी गाउट है, कुछ भी अगर हेमराइड के बाद अगर आता है या रेक्टल कंप्लेंट के बाद आता है तो फिर इसको एब्रोटेनम की तरफ हम सोचेंगे। फिर कह रहे हैं नोडोसाइट्स आर्थराइटिक गाउटी एंकल्स, एंकल्स पर नोडोसाइट आर्थराइटिक गाउटी, ये भी एब्रोटेनम को कवर कर रही है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज में कह रहे हैं पेन, कॉलिक आफ्टर, फिर आया ये रूब्रिक। कॉलिक के बाद एक्सट्रीमिटीज में पेन, ना के केवल स्पाज्म ही, ना के केवल कॉन्ट्रैक्शन ही, पेन आ जाए। पेन इज इक्वल टू एनी स्पाज्म, एनी कॉन्ट्रैक्शन, सब पेन देगा, पेनफुल होंगी सब, तो बड़ा कर दिया पेन कॉलिक आफ्टर। नेयर साहब ने कहा इसको। फिर कह रहे हैं एक्सट्रीमिटीज पेन वेकिंग ऑन एंड आफ्टर मोशन एमलेट। अब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले था कि पेन था अपर आर्म में वेकिंग ऑन के बाद मोशन से एमलेट, अब इन्होंने एक्सट्रीमिटीज ही कर दिया, ऊपर हो चाहे नीचे की हो। एक्सट्रीमिटीज पेन वेकिंग ऑन और आफ्टर मोशन एमलेट, है ना दीपशिका? जी जी जी। अपर और लोअर दोनों में जोड़ दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सट्रीमिटीज में पेन जॉइंट चिल्ड्रन इन, बच्चों के जोड़ों में दर्द, बच्चों की बाय, बच्चों के अंदर गठिया मतलब बाय आ जाए,
जॉइंट पेन चिल्ड्रन इन। कई बच्चे बोलते हैं, हम कहते हैं भाई ग्रोथ पेन हो रहा है, वो कहता है घुटनों में मेरे दर्द रहता है, तो कहते हैं ग्रोइंग पेन है ये। ग्रोइंग पेन से बच के रहना आप। अगर जॉइंट्स में पेन है बच्चों के तो वो ग्रोइंग पेन नहीं है, इसका मतलब वहां वो और भी हो सकता है एब्रोटेनम वाला। एक्टिविटीज में कह रहे हैं पेन अपर आर्म्स राइडिंग वाइल। अपर आर्म का तो राइडिंग से रिलेशन है। नेक्स्ट कह रहे हैं पेन एकिंग अपर आर्म्स राइडिंग वाइल। नेक्स्ट है पेन कटिंग शोल्डर्स वेकिंग ऑन। कंधों में कटिंग पेन रहता है जगने के बाद। एक्सट्रीमिटीज में फिर नेक्स्ट है, जहां सिंगल है, पेन रोमैटिक अल्टरनेटिंग विद हेमरेज। पेन रोमैटिक मेटास्टेसिस विद स्पाइन 2। क्या बात है, पेन रोमैटिक मेटास्टेसिस विद स्पाइन 2। जोड़ों का दर्द सीधे स्पाइन में चला जाए। अच्छा रूब्रिक है, क्लार्क साहब ने दिया, रोमैटिक पेन मेटास्टेसिस विद स्पाइन 2। पेन रोमैटिक मोशन इम्पॉसिबल। रोमैटिक पेन और जिसमें मोशन करना, मूव करना असंभव सा हो जाए, एब्रोटेनम का। पाठक साहब ने कहा ये। पेन रोमैटिक स्वेलिंग बिफोर, ये भी पाठक साहब का ही है, पढ़ रहे लिप्पे ने भी दिया ये। रोमैटिक पेन, रोमैटिक स्वेलिंग, रोमैटिक पेन है स्वेलिंग आने से पहले, पहले दर्द होगा बाद में सूजन आएगी। नेक्स्ट है पेन वांडरिंग शिफ्टिंग शोल्डर्स नाइट। शोल्डर्स में रात को दर्द, बट इधर कभी इधर कभी इधर, वांडरिंग पेन, शिफ्टिंग पेन। कंधों का, ये बड़े अच्छे हैं ये इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्ट बोलते हैं मरीज कई बार आके। जी जी जी। हम उन्हें हल्के में लेके साइड में रख देते हैं। अच्छा चलो और बताओ। स्लीप में आ रहे हैं, स्लीप में दो रूब्रिक में है, स्लीपलेसनेस आफ्टरनून, स्लीपीनेस विद। स्लीपलेस, वैसे तो स्लीपलेसनेस है लेकिन स्लीपीनेस रहता है आफ्टरनून में। नींद वैसे आती नहीं लेकिन दोपहर के बाद सोया सोया सा रहता है। स्लीप में फिर कह रहे हैं वेकिंग, वेकिंग फ्राइट फियर आफ्टर ट्रेम्बलिंग एंड ट्रेम्बलिंग। जब ये जगता है तो ये ट्रेम्बल करता रहता है, और वेकिंग फ्राइट फियर आफ्टर, जगने के बाद डर जाता है, कांपता भी है एब्रोटेनम। कहते हैं जब साहब ये जगता है ना तो ये डरा डरा सा रहता है, ये कप कपी सी छूटती रहती है इसको। फीवर और हीट चैप्टर है, इसमें कह रहे हैं हेक्टिक फीवर चिल्ड्रन इन। हेक्टिक पे जो बात कर रहे थे, थका देने वाला ट्यूबरकुलस टाइप का, डॉक्टर श्री ने बताया था। और हेक्टिक फीवर इन्फ्लुएंजा आफ्टर। हेक्टिक फीवर है इन्फ्लुएंजा के बाद, नजले के बाद। नजले के बाद कमजोर हो गया बंदा। बड़ा अच्छा बताया था अमित शर्मा ने। हेक्टिक का मतलब है एग्जॉस्टिंग। जी जी। बुखार के बाद बच्चा बिल्कुल कमजोर हो गया, नजले के बाद बंदा कमजोर हो गया, बुखार आया नजले के बाद। स्किन में कह रहे हैं इरप्शन पिंपल्स एमेशिएशन विद, जो पहले आ चुका है ये, इमेशिएटेड बंदों में। स्किन में कह रहे हैं पर्पल इरप्शन सप्रेस आफ्टर। सप्रेशन, इरप्शन के सप्रेस होने के बाद पर्पल कलर की स्किन के निशान छोड़ जाए। जनरलिटीज है, जनरलिटीज में कह रहे हैं चिल्ड्रन कंप्लेंट्स इन बेबीज न्यूबॉर्न्स बॉयज। नेक्स्ट है जनरलिटीज का एमेशिएशन डायरिया सप्रेस्ड आफ्टर। जब से डायरिया, जब से इसकी पोटी लगी है, दस्त लगे थे, उसके बाद तो ये सूखता ही जा रहा है, पनपा ही नहीं बंदा। नेक्स्ट कह रहे हैं फूड एंड ड्रिंक्स ब्रेड डिजायर बॉइल्ड इन मिल्क। जो बच्चा दूध रोटी खाते हैं केवल ज्यादातर, या जो बंदों को अच्छी लगती है। नेक्स्ट कह रहे हैं जनरलिटीज में इल और सीक फीलिंग एक्साइटमेंट इमोशनल एग्रावेट। कोई भी एक्साइटमेंट इमोशनली हो, उसके बाद बीमारू हो जाए। एक्साइटमेंट इमोशनल वो खुशी का भी हो सकता है और दुख का भी। दीप्सी का जी जी बिल्कुल। तो कोफिया के बराबर में जाके खड़ी हो गई है। तो ये है इल और सिक फीलिंग
एक्साइटमेंट, इमोशनल एग्रावेट। हालांकि भाव एब्रोटेनम के साथ बहुत खुशी का तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, इमोशनल, इससे बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल बस, वो एंगर भी तो मेंटल एक्साइटमेंट ही एक तरह का है। ऑब्वियसली वही जुड़ेगा एब्रोटेनम के साथ, तो कोफिया के साथ तो जॉय जुड़ा था, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ एक्साइटमेंट तो देखा, एक्साइटमेंट कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनरलिटीज में कह रहे हैं फिर, मेटास्टेसिस वन डिजीज इनटू अनदर, एक डिजीज दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। ऐसा नहीं कि टखनों का दर्द घुटनों में जाएगा या कंधों में जाएगा, यही मेटास्टेसिस है। टखनों, जोड़ों की बीमारी इंटेस्टाइन की बीमारी में बदल सकती है। नेक्स्ट है पैरालिसिस फॉरनून, सुबह के टाइम पैरालिसिस सा होता है, वही आ रहा है जो कंधे थके थके, कटिंग पेन, बेजान से रहते हैं उठते के साथ ही, उसी तरह पे ये भी पैरालिसिस न्यूरैल्जिया इन, न्यूरैल्जिया के साथ साथ पैरालिसिस, दर्द भी हो और पैर ना उठे, साइटिका टाइप का कुछ, न्यूरैल्जिया भी है, पैरालिसिस भी है। बस ओके, एक थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, यही जैसे पैरालिसिस यानी सेंसेशन नहीं है, नहीं कंट्रोल, हेल्पलेस, उठ नहीं रहा है बेटा, उठ नहीं रहा पैर, वो पैरालिसिस है। उसी में पेन, हाँ, एक हाँ, तरफ पैरालिसिस और साथ में पेन भी, मतलब हाँ, नम्स, तो वो सेंसेशन, पैरालिसिस का लॉस मतलब कंट्रोल लॉस है टोटल, हाँ, तो लॉस भी होगा और फिर पेन कंट्रोल, भी मोटर कंट्रोल लॉस, बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने, मोटर कंट्रोल लॉस तो हो गया है कि उठ नहीं रहा, पैरालिसिस। और सेंसरी नर्व पेन महसूस कर रही है नहीं कर रही है, वो वाला। जी 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 जी। और एक रूब्रिक है प्लम्बम का भी, पेनफुल इन पैरालिटिक पार्ट, तो ये वहीं जाके खड़ी हो गई उसके पास, एब्रोटेनम, पैरालिसिस न्यूरैल्जिया इन। लेकिन न्यूरैल्जिया इन है ये फंक्शनल पेन है न्यूरैल्जिया का बेसिकली, जैसे कहते हैं ना चेहरे पे बेल्स पैल्सी, कहीं ठंडी हवा लग गई मोटरसाइकिल पे आजकल जब जाते हैं, चेहरे में बहुत ज्यादा वो दर्द हुआ, कौन सा होता था वो, सलमान खान को होता है, कौन सा है वो, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाला, और उसके साथ पैरालिसिस हो गया, पैल्सी हो गई, ऐसा कुछ, चाहे वो चेहरे का हो चाहे किसी दूसरे पार्ट का। नेक्स्ट है जनरल डिजीज में ट्रेम्बलिंग, डायरिया फ्रॉम सप्रेस, डायरिया के सप्रेशन से नर्वस सिस्टम ही हिल गया दीप्सिका। जी जी जी। देखो नर्व्स पे गया डायरिया, यहाँ डायरिया का सप्रेशन नर्व्स पे गया एब्रोटेनम का, जोड़ों पे भी देख लिया था, कफ में भी देख लिया था, स्टमक और कई जगह देख लिया था, लेकिन नर्वस सिस्टम पे एब्रोटेनम का डायरिया सप्रेशन का इंपैक्ट है, ट्रेम्बलिंग। ठीक है साहब, तो फिर क्लिनिकल में है ट्यूबरकुलोसिस एक्सुडेटिव, ट्यूबरकुलोसिस अगर कहीं है तो, एक्सुडेशन का मतलब है म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रीशन होना। बस हाँ बेटा, एक चीज ही पूछनी है, जो डायरिया का सप्रेशन वाली बात है, इसको हम लोग लगभग कितने मतलब ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आएगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये सप्रेशन ऑफ डायरिया है या सप्रेशन ऑफ कोराइजा? क्योंकि अब पेशेंट को लाइफ टाइम में कभी ना कभी डायरिया हुआ रहता है, कोराइजा हुआ रहता है, वो एंटीबायोटिक नहीं जानते तो लिया ही रहता है एलोपैथिक मेडिसिन और सप्रेस। तो हमें क्या, जैसे पास्ट हिस्ट्री जब हम लोग पूछते हैं तो उसमें हम लोग कब इस चीज को पॉइंट करेंगे कि एग्जैक्टली इसके सप्रेशन के कारण हो रहा है, कि वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कितना रहेगा जिसमें कि हम लोगों को ये कंसिडर करना होगा कि ये इसके ही सप्रेशन के कारण हो रहा है? क्योंकि पेशेंट तो कभी नहीं बेटा हो गई, आपका सवाल हो गया एकदम अच्छे से पूरा हो गया। अभी अमित शर्मा भाई ने बोला था कि एक को बहुत समय पहले डायरिया हुआ था सप्रेस, और बाद में बहुत समय बाद भी उसी को कंसिडर करा, वो तो क्रॉनिक केस में हो गया। जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा भाव आपका है, बेसिकली मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि कोई भी ऐसी अगर सप्रेशन जैसी चीज हम लेंगे, चाहे स्किन सप्रेशन की हो, डायरिया सप्रेशन की हो या दूसरे किसी के, तो वो मरीज के केस में बड़ी मार्क होती है, मरीज का भाव होता है डॉक्टर साहब जब से इसे वो हुआ तब से इसको ऐसा हो रहा। एक तो ये मिलेगा दीपशिका, प्रीति जी है ना, प्रीति जी,
एक तो हम यहाँ मदद मिल जाती है इस बात की कि भैया इसे और कुछ नहीं बता रही उसकी मम्मी, उसका अटेंडेंट या मरीज। ज्यादातर कहेंगे साहब इसे जब से वो हुआ ना तब से इसको ये उभरा नहीं है। एक तो ये भाव मिलेगा जहां हम डायरिया सप्रेस को जरूर मान लेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये डायरिया का सप्रेशन कुछ हल्का फुल्का नहीं है। मिल सकता है नो डाउट कि अगर एक बार थोड़े से उसमें भी डायरिया का सप्रेशन आपको ले जाए, लेकिन डायरिया ये या तो ये है कि इसको दस्त लगते थे साहब बचपन में बहुत, या इसका पेट खराब रहता था, लेकिन पेट तो अब इसका खराब रहता नहीं, पेट तो खराब अब रहता नहीं। तो बेसिकली ये डायरिया की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोमिनेंट होकर आएगी प्रीति जी पीछे से। हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझा आपका सवाल विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैंने इसलिए रोका था आपको। बेसिकली बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा नहीं है कि कल दस्त की गोली खाई बंद करने की और आज शरीर कांपने लगा। हो सकता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन ये हमारे संज्ञान में ही नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता होगा। अदरवाइज डायरिया के सप्रेशन के बाद अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम उसको पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात फिर मैं वहीं आ जाऊं पहले वाली पे कि जब भी कोई सप्रेशन की हिस्ट्री मिलेगी, चाहे दानों की मिले, चाहे डायरिया की मिले, चाहे जॉइंट पेन की मिले, तो मरीज कहेगा साहब इसे वो हुआ करता था, वो तो अब होता नहीं, अब ये हो रहा है। मैं शायद ज्यादा वो नहीं कर रहा, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना प्रीति जी? बस एक्चुअली मुझे ना अभी तक इतना ऐसा पेशेंट नहीं मिला चिन्नू, हाँ पेशेंट नहीं मिला है जो एग्जैक्टली ये कहता कि मेरे को जब से मतलब ये सप्रेस हुआ, क्योंकि मरीज नहीं कहेगा, मरीज तो वैसे भी नहीं कहेगा बेटे, मरीज ये नहीं कहेगा, मरीज ये कहेगा साहब इसका पेट बहुत खराब रहा था। अब तो पेट खराब रहता नहीं, वो तो हो गया सही, लेकिन साहब एक नई बात आ गई, नई बात ये आ गई, मरीज ऐसे बोलेगा, मरीज अपने वर्ड्स में नहीं कहेगा, तो हम उसे कनेक्ट कर लेंगे कि अच्छा जब से उसके बाद डायरिया हुआ ही नहीं, कि हाँ साहब जब से नहीं हुआ, तो हम ऐसे लेंगे। बस ये है ना, ऐसे भी मिलता है हमें, मतलब जो लग रहा है ऐसे भी हो सकता है, जैसे जो अभी प्रेजेंट कंप्लेंट लेके आया, जब हम उसकी हिस्ट्री पूछते हुए बैक जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, डायरिया को लोग सोचते हैं कि अरे दस्त तो लग गई, लगती दस्त रहती लगते है ना, रहते हैं। हाँ उसको सप्रेशन नहीं समझते हैं। हाँ लेकिन वो ऐसे बताएंगे कि अभी ये प्रेजेंट कंप्लेन है, और हम जब उसके पास में जाएंगे कि इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, तो जब डायरिया आएगा तो कहेंगे इतनी अच्छी दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने, हाँ, और तब से तो ये हुआ ही नहीं जी, तब से तो दाने निकले ही नहीं जी, तब से तो जोड़ों का दर्द गायब ही हो गया, कहते हैं ना प्रतीति ऐसे लोग। जी बॉस जी। हाँ, तो मुझे भी मिला है 2-3 बार, जैसे पेशेंट को हिस्ट्री में 2-3 बार ही टाइफाइड, 4 बार रात में इसको भी। हाँ, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि बचपन में ये प्रॉब्लम इसको बहुत ज्यादा रहती थी, अब इसको ही हम हाँ बचपन में रहती थी, या फिर साहब जब वो बहुत रहता था वो तो चली गई, आपने बल्कि मरीज कहेगा डॉक्टर साहब आपने जब से दवाई दी है इसके दस्त तो लगे नहीं, लेकिन अब ना नई दिक्कत आ गई, नई दिक्कत ये आ गई साहब इसको जोड़ों में दर्द हो गया, नई दिक्कत आ गई साहब अब इसको कमजोरी सी आ रही है बहुत। तो ये हमें अपने स्किल से जोड़ना पड़ेगा प्रीति जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए हमें क्लियर होना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। नहीं। हाँ एकदम ऐसे है। तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि भैया हम कितने दिन समय बाद हम मान लें कि सप्रेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं चटपट भी होती है चीजें, कल ये हुआ आज ये हुआ हो गया, ये जितना सेंसिटिव बंदा होगा ना उसको तुरंत भी आ सकती है, लेकिन हमारी साइकी नहीं एक्सेप्ट करेगी इतना बड़ा चेंज अचानक। कौन कह देगा कि मान लो इसको 2 दिन पहले 5 दिन पहले डायरिया था और आज इसको पार्किंसन हो गया। जी प्रीति जी एकदम थोड़ी कह देंगे हम तो, आप मैं कहने लगा, मैं अगर आपसे कहूंगा भी तो आप मुझे रोक दोगी कि भैया रुको तो सही, परसों दस्त लगे आज आप कह रहे पार्किंसन में चला गया मरीज। लेकिन भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बंदा कितना सेंसिटिव है, कितना जोर का उस पर घटाएगा, कितनी डिस्टर्ब हुई पड़ी है ये बस अंदर उसका सोरा कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, ये हल्का सा झटका मारते के साथ ही काम खत्म। ये अंदर उसने मियाज़म को कितना
बड़ा कर रखा है शरीर ने, ये सब वहां मिलेंगे इनके आंसर के, कौन सी चीज कितनी जल्दी आएगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंस रखा आपने, पूरा हो गया ये चैप्टर। और सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबको धन्यवाद। राम 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 जी। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हाँ जी, शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको नमस्ते बेटा। राम राम सर। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम साहब, राम राम जी, राम राम जी। सर